हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास होगी हमारी ओबीजी और मिडवाइफरी वेस्ट क्वेश्चन पर। जिनका भी राजस्थान जीएनएम के लिए, एनएचएम के लिए और यूपी पीएससी के लिए पेपर है, मैं बता दूं कि स्पेशली एनएचएम और जीएनएम में तो 20 नंबर के क्वेश्चन है जो आपको ओबीजी से आते ही आते हैं। आप चाहें तो सिलेबस भी एक बार चेक कर लीजिए। जिनके भी अपकमिंग टाइम में स्टेट लेवल एग्ज़ाम है या फिर केजीएमयू एग्ज़ाम है, कोई से भी एग्ज़ाम है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यूपी पीएससी में भी इस बार नॉर्सेट की तरह मेंस, प्री और मेंस दो कर दिए हैं आपके एग्ज़ाम, जैसे आपके नॉर्सेट में होने वाले हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपकी कभी भी कोई सी भी क्लास मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग एनएचएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग एक बार प्रीवियस पेपर ज़रूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको वो पेपर एक फॉर्मेट के तौर पर ही नहीं बल्कि आपके लिए क्या क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है। आपको सेम एज क्वेश्चन ना आए बट वो चीज़ पता चल जाए, पॉइंट पता चल जाए कि आपको क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जो भी लोग ने अभी, जिन भी लोगों ने अभी तक ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज़ जाके डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। यदि आप ऐप के थ्रू पीडीएफ परचेस नहीं कर पाते हैं तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। सभी पीडीएफ के प्राइस हैं जो बहुत ही ज़्यादा चीप है कि हर एक कैंडिडेट उसको है जो परचेस कर सकता है, और बहुत ही कम अमाउंट में आपको बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो आपका ये रहा, पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एम्ब्रियो इज द। तो प्लेसेंटा का कौन सा पोर्शन है जो कि एम्ब्रियो के लिए सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन है जो करेगा? कोरियन, यॉर्क सैक, एमनियन या फिर एलेंटोसिस? क्या होगा जो प्लेसेंटा के लिए पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा है जो कि एम्ब्रियो फॉर्म हो रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देगा? कौन सा पार्ट होगा, कौन सा हिस्सा होगा प्लेसेंटा का? तो प्लेसेंटा एक तो क्या है, डिस्कॉइड है और टेम्पररी ऑर्गन है जो कि माँ और बच्चे दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा। पूरे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई से लेके गैसेस का एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, सभी काम क्या करता है? प्लेसेंटा करवाएगा। अब यहाँ पर प्लेसेंटा के यदि वेट की बात करते हैं हम, तो नॉर्मल टर्म प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम, या फिर बेबी के जो वेट है वह आपके बच्चे का वजन है जो उसके 1/6, मतलब बच्चे के वजन का जो 1/6 हिस्सा आप कह सकते हैं, तो उतना क्या रहेगा? प्लेसेंटा का वजन रहेगा। अब प्लेसेंटा का यदि जो साइट है, दो साइट होती है, एक होती है मैटरनल सरफेस, दूसरी होती है फेटल सरफेस। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का मोस्ट ऑफ द पोर्शन एम्ब्रियो का हिस्सा रहेगा वो होगा कोरियन। क्या है? कोरियन। दो लेयर होती हैं, एक होती है कोरियन, एक होती है एमनियन। कोरियन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो फीटस को सराउंड करेगी और ये सबसे ज़्यादा पार्ट किसका बनाएगी? एम्ब्रियो का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? कोरियन। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा की कौन सी लेयर रफ है, कौन सी शाइनी है, सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेसल ट्रांसपोर्ट ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द फीटस? देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि कौन सी वेसल्स हैं, कौन सी वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेंगी फीटस के लिए? डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस विनोसस, अम्बिलिकल वेन या फिर अम्बिलिकल आर्टरी? ये सभी पार्ट हैं किसके? जो प्लेसेंटा हो गया, और जो आर्टरियोसिस है तो ये बेबी का जो बिफोर बर्थ जो फीटस सर्कुलेशन के सभी ऑर्गन है, डक्टस विनोसिस, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पे कहा गया है कि कौन है जो सबसे ज़्यादा रिच ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगा बच्चे के लिए? तो वो होगी अम्बिलिकल वेन। क्या होगा? अम्बिलिकल वेन। टोटल 3 वेसल्स होती हैं, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिच सप्लाई करेगी वो क्या होगी? अम्बिलिकल वेन। और जो डीऑक्सीजनेटेड की सप्लाई होगी वो करेगी अम्बिलिकल आर्टरी, और ऑक्सीजनेटेड क्या होगी? अम्बिलिकल वेन। नेक्स्ट है यहाँ पर, द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू 4 वीक्स ऑफ एज इज कॉल्ड। बच्चे के जन्म होने के बाद से लेके 4 हफ्ते तक का जो पीरियड है वो क्या कहलाएगा?
चाइल्ड, एडोलेसेंट, इन्फेंसी या फिर न्यूनेटल। तो ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? बच्चे के जन्म लेने से लेके 4 हफ्ते तक की जो एज है वो। चाइल्ड, तो यहाँ पर चाइल्ड तो आपका 10 साल के बाद में ही कंसीडर कर 3 साल के बाद में कंसीडर जाएगा आपका। एडोलेसेंट होता है 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप को बोलेंगे आप। इन्फेंसी होगा 1 ईयर तक, कितना 1 ईयर तक। न्यूनेट में भी अर्ली न्यूनेट होते हैं, लेट न्यूनेट होंगे। तो 4 वीक्स, जन्म से लेके 4 हफ्ते तक का कहा है तो क्या कहलाएंगे? न्यूनेट्स। क्या कहलाएंगे? न्यूनेट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? न्यूनेटल पीरियड। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ टू 4 वीक्स तक का पीरियड है, क्या कहलाएगा? न्यूनेटल पीरियड। नेक्स्ट वन इज इन विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज डज इम्प्लांटेशन अकर्स। तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन की बात की जा रही है कि इम्प्लांटेशन कौन सी फेज में होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल की। एक होती है सेक्रेटरी फेज, एक होती है ओव्यूलेशन फेज, एक होती है प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज। तो यहाँ पर कौन सी फेज में इम्प्लांटेशन होगा? इम्प्लांटेशन होगा आपका सेक्रेटरी फेज में, जो कि सेकेंड हाफ है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। जो सेक्रेटरी फेज है, सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होगा? एग रिलीज होगा। तो यहाँ पे कहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन सी फेज में इम्प्लांटेशन होगा। तो जब ओव्यूलेशन होगा, एग रिलीज होगा, तभी तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन होगा। तो यहाँ पर सेक्रेटरी फेज में इम्प्लांटेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। किस फेज में इम्प्लांटेशन होने के जो चांसेस है, किस फेज में होंगे? सेक्रेटरी। होगा कहाँ पर? तो इम्प्लांटेशन की जो जगह है वो क्या है? वो है यूट्रस। फर्टिलाइजेशन वाला यदि स्पेस पूछे तो वो होगा क्या? फैलोपियन ट्यूब। क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन वाला स्पेस क्या है? फैलोपियन ट्यूब। और इम्प्लांटेशन के लिए क्या है? यूट्रस। लेकिन जब इम्प्लांटेशन यूट्रस में ना होकर सीधा फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी के यहाँ पे हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पे हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है ट्यूबल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इनक्लोज द एम्ब्रियो इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को क्या करेगी? क्लोज करेगी और उसमें फ्लूइड भी भरा रहेगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी है। तो क्या है? एलांटोसिस, कोरियन, एमनियन या फिर यॉर्क सैक। कौन सा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो कि एम्ब्रियो को क्लोज तो करेगी ही लेकिन उसमें फ्लूइड भी भरा रहेगा? तो ना तो वो यॉर्क सैक है, ना ही कोरियन है, कहलाती है एमनियन। एमनियोटिक सैक जिसको कहेंगे आप, वही एमनियन है जो कि एम्ब्रियो को सबसे पहले बनती है। जब एम्ब्रियो बनेगा सबसे पहले बनेगी और एक कवर भी करेगी और उसमें क्या रहेगा? फ्लूइड रहेगा। उस फ्लूइड का नाम क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। और जो फ्लूइड जहाँ भरा हुआ है वो क्या कहलाएगा? एमनियोटिक सैक। जो फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड, जहाँ पे भरा हुआ है वो एमनियोटिक सैक। और जो कवरिंग लेयर है वो क्या कहलाएगी? एमनियन। तो ये एमनियन में जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड बच्चे को ऐसा कुशन की तरह काम करेगा। कुशन की तरह कैसे? कि कुछ भी थोड़ी जो घर्षण टाइप से होता है या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत इंजरी होती है तो एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा। क्या? एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन प्रिवेंट्स द सेकेंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग जेस्टेशन। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि कौन सा हार्मोन है सेकेंड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। आप प्रेग्नेंट हैं, आपका क्लाइंट है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी बॉडी में ऐसा कौन सा हार्मोन होगा कि इनकेस वो प्रेग्नेंट है और उसने इंटरकोर्स किया तो यहाँ पे दोबारा उस टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हो, कुछ रेयर केस में हो जाता है, तब ये हार्मोन डिस्टर्ब रहेगा। तो जो कंडीशन है आपने सुपर कंडीशन पढ़ी है वो होगी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी है जो कौन सा हार्मोन प्रिवेंट करेगा? जब आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तब। FSH, LH, SCG या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो SCG तो कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में बनेगा आपकी बॉडी में? प्रेगनेंसी में बनेगा जब तो UPT टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है। अब यहाँ पर जो हार्मोन यदि आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और दूसरी प्रेगनेंसी को होने से रोकेगा होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि क्या होगा? जो यूट्रस की लाइनिंग है, जैसा मैंने आपको हर एक क्लास में यदि प्रोजेस्टेरोन से रिलेट करते क्वेश्चन पढ़ा है तो उसमें कहा है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसके लिए?
नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। क्यों? क्योंकि यूट्रस लाइनिंग को थिक करेगा। थिक किस लिए करेगा? ताकि बच्चे को बाहर जो एक तरीके से हम ये कहें अबॉर्ट होने से प्रिवेंट करेगा, और जो सर्विक्स के यहाँ पे जो कैप लग जाएगा उसके लिए हेल्प करेगा ये हार्मोन। तो यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? थिक कर देगा। जैसे जैसे मंथ आपके बढ़ते जाएंगे तो इसका काम होता है यूट्रस की लाइनिंग को क्या करना? थिक करते जाना, ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके। प्रेगनेंसी में ओव्यूलेशन तो होगा नहीं, एग रिलीज होगा नहीं, लेकिन कुछ रेयर केस में यदि हो गया एग रिलीज, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पर ये हार्मोन का रोल क्या है कि जो यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस की लाइनिंग है वहाँ पर सेकेंड प्रेगनेंसी को होने से रोकेगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट वन, बॉन्स आर, एक क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है, CHO का पेपर हुआ था झारखंड में, उसमें पूछा गया है बॉन्स क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है कि नन ऑफ द अबव है? ब्लड पूछा जाता है, बॉन्स पूछा जाता है। बॉन्स क्या है? बॉन्स है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन, विच मेम्ब्रेन प्लेज द ग्रेटेस्ट रोल इन न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज? तो कौन सी लेयर है प्लेसेंटा की जो सबसे एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी गैस एक्सचेंज में और न्यूट्रिएंट्स के लिए वेस्ट एक्सचेंज करने में? एमनियन, कोरियन, एलाइंटोसिस या फिर यूक्सेक? तो जो रोल अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वेस्ट एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट्स के लिए वो होगी कोरियन। क्या होगी? कोरियन। एमनियन, कोरियन, यूक्सेक ये क्या है? सभी पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो कवरिंग है, जो रोल प्ले करेगी न्यूट्रिएंट्स वेस्ट एक्सचेंज, वो क्या होगी? कोरियन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन प्लेसेंटा इज क्लासिफाइड एज। तो ह्यूमन प्लेसेंटा कौन सी कैटेगरी में आएगा? मीजो एलियोकोरियल, एपिथेलियोकोरिया, हेमोकोरियल या फिर एंडोथेलियोकोरियल? यहाँ पर प्लेसेंटा के अलग अलग टाइप हैं कि मैमल्स में अलग तरीके का है, जो रेप्टाइल्स उनमें अलग होगा, और जो एक तरीके से हम एक कहें कि जो कुत्ते बिल्ली हैं उनके अलग तरीके के प्लेसेंटा होंगे। तो सभी के अलग अलग टाइप के प्लेसेंटा होंगे, लेकिन ह्यूमन प्लेसेंटा को कौन सी कैटेगरी में लाया गया है? तो ह्यूमन प्लेसेंटा एक तो डिस्कॉइड शेप का होगा, ऐसा होगा डिस्कॉइड, दो सरफेस होती है, मैटरनल और फीटल सरफेस। अब ये प्लेसेंटा कौन सी कैटेगरी का आएगा? हीमोकोरियल, जहाँ पर मैटरनल ब्लड इज द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोरियन। तो ऐसा कॉन्टैक्ट जिसमें जो कोरियन है, एमनियन कोरियन पढ़ा है आपने, जो मैटरनल ब्लड का जो कॉन्टैक्ट है सीधा कोरियन से हो, तो वो कौन से प्लेसेंटा कहलाएंगे? हीमोकोरियल प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ पे भी ऐड किया है, द मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस CSF इज कॉल्ड द। कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करेगा? ऑप्शन में है यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम, कोरॉइड प्लेक्सिस या फिर फोरामेन ऑफ मॉनरे। तो जो स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रोडक्शन करेगा वो कहलाता है कोरॉइड प्लेक्सस। क्या है? कोरॉइड प्लेक्सस। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया, झारखंड CHO के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। जिन्होंने भी अभी तक पेपर नहीं देखा है प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि रिसेंट के पेपर कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मेन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि CSF का प्रोडक्शन करेगा, वो होता है कोरॉइड प्लेक्सस। नेक्स्ट है आपका, द मेन कंपार्टमेंट विच होल्ड CSF इन द ब्रेन आर कॉल्ड। तो यहाँ पर CSF का प्रोडक्शन तो कोरॉइड प्लेक्सस ने कर दिया। अब कौन सा हिस्सा है ब्रेन का जहाँ पर CSF जाके इकट्ठा होगा? आर्टरीज, कैविटीज, चैम्बर्स, जिम या फिर वेंट्रिकल्स में? कहाँ पर है CSF जाके इकट्ठा होगा? बना तो दिया है लेकिन अब उसको इकट्ठा भी करना है, तो ये कहाँ पे होगा? और जब ये ज़्यादा इकट्ठा होने लगता है तब होता है क्या? हाइड्रोसेफेलस। ब्रेन में आपके जो CSF का ओवर प्रोडक्शन हो जाए या फिर ऑक्यूमुलेशन हो जाए उसके कारण तब होता है क्या? हाइड्रोसेफेलस। तो यहाँ पर मेन कंपार्टमेंट क्या है CSF को होल्ड करने का? तो वो है वेंट्रिकल्स। क्या है? वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिलेड PPH। डिले PPH के लिए मतलब जो पोस्टपार्टम पीरियड के 6 वीक होते हैं जनरली, कि इतने टाइम
को पीपीएच में, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जो डिले पीपीएच का रीज़न बनेगा। डिले पीपीएच का मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज है, जो 500 ml से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस होता है तब कहेंगे आप इसको पीपीएच। लेकिन ये पीपीएच और लंबे टाइम तक यदि हो जाए, डिलेड पीपीएच हो जाए, तो यहाँ पर मेन रीज़न क्या होगा, क्लॉटिंग डेफिशिएंसी, यूटेराइन सब इन्वोल्यूशन, पेरिनियल लैसरेशन या फिर सर्वाइकल लैसरेशन। डिले पीपीएच के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, डिले पीपीएच के लिए क्लॉटिंग भी रिस्पॉन्सिबल है, पेरिनियल भी, सर्वाइकल भी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे ज़्यादा होगा यूटेराइन सब इन्वोल्यूशन। यूटेराइन सब इन्वोल्यूशन का मतलब है कि यूट्रस अपने नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो रही है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा और ये होगा बाद में देखने को मिलेगा। पीपीएच है जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, यदि ठीक हो भी गया है, ट्रीट भी आप इसको कर रहे हैं, बट फिर भी जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तरीके से होंगे, तो वो यहाँ पर जो कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स बनेगी पीपीएच के बाद, और जो बाद में देखने को मिलेगी, तुरंत नहीं, तुरंत तो लैसरेशन होगा, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम भी होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगी, ब्लड लॉस होगा, लेकिन डिले मतलब कुछ दिनों के बाद जो पीपीएच के बाद जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगा वो होगा यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन, मतलब यूट्रस अपने दोबारा से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज बर्थ रजिस्ट्रेशन इज डन इन इंडिया विद इन हाउ मेनी डेज। तो जन्म और मृत्यु दोनों एक ही रजिस्ट्रेशन में कंसीडर किए गए हैं। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन है जो इंडिया में कितने दिनों के अंदर कराना चाहिए, 21, 22, 17 या 18। ये क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम में बहुत आता है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन है जो भारत में विद इन 21 डेज के। जो बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है, यहाँ पर ये जो एक्ट है कब आया था, 1969 में, 1969 में आया था एक्ट। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है जो कब आया था, 1969 में, और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट है जो विद इन 21 दिनों के अंदर जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन है जो करवा लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो विश्व हृदय दिवस आप कब मनाते हैं, 29 मार्च को, 29 अक्टूबर, 29 सितंबर या फिर 29 दिसंबर को। कब है जो आप वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। विश्व हृदय दिवस आने वाला है अपकमिंग टाइम में, वो है आपका 29 सितंबर। क्या है, 29 सितंबर। आज है आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे। मेजर ध्यानचंद का जो बर्थ एनिवर्सरी है, जो हॉकी प्लेयर हैं, लेजेंडरी हॉकी प्लेयर थे, उन्हीं के जन्मदिन के तौर पर आप क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो यहाँ पर है वर्ल्ड हार्ट डे, हो सकता है आपको स्पोर्ट्स डे भी पूछ लें, तो आज ही है स्पोर्ट्स डे तो आपका 29 अगस्त को, लेकिन जो 29 सितंबर को आप सेलिब्रेट करते हैं वो होता है आपका वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस, जो कि 29 सितंबर को आप हर साल मनाते हैं। और जो वर्ल्ड लीडर्स की कमेटी है, अकॉर्डिंग टू दैट कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, सबसे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कारण डेथ होती है, उसको 25% तक क्या करना है, आपको कम करना है 2025 तक। 2025 तक है जो हमें क्या करना है, वर्ल्ड से, पूरे विश्व से हार्ट अटैक से, हार्ट से रिलेट करते हुए जितनी भी प्रॉब्लम्स के कारण डेथ होती है उनको हमें क्या करना है, कम करना है। मोस्ट ऑफ दी थिंग आपको याद रखना है कि विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं। नेक्स्ट वन, इन एथरोस्क्लेरोसिस आर्टरी विल बी। तो ये भी आपकी नर्सिंग का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि एथरोस्क्लेरोसिस में आर्टरी कैसी होंगी, थिक होंगी, हार्ड होंगी, इलास्टिक होंगी कि फ्रेजाइल होंगी। एथरोस्क्लेरोसिस में होगा क्या कि आपकी आर्टरी के बीच में है जो दोनों आर्टरी की जो लेयर्स हैं वहाँ पर फैट का डिपोजिशन होगा, लिपिड का डिपोजिशन होगा, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो वहाँ पे जाके आपका जमा होगा। जब किसी भी पाइपलाइन को ही आप ले लो कि वहाँ पर कोई भी चीज़ जमा होते जाएगी तो कैसे होगी, हार्ड होगी, थिक होगी कि इलास्टिक होगी कि फ्रेजाइल होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, तो वो क्या होगी, हार्ड होगी। तो यहाँ पर सेम है जैसा आर्टरी में भी हो रहा है कि आर्टरीज क्या होंगी, हार्ड होंगी। जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो क्या होगा, आपकी आर्टरीज की लाइनिंग वॉल के यहाँ पे इकट्ठा बिल्डअप होते जाएगा, और जब ये बिल्डअप होते जाएगा तो एक जो सब्सटेंस बनाएगा वो कहलाता है प्लक। तो प्लक जब लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हद तक लग जाता है, तब आते हैं हार्ट अटैक, क्योंकि ब्लड की सप्लाई रुक जाती है।
तो यहाँ पर जब ये आर्टरीज में क्या होगा, कुछ भी ब्लॉकेज बनेगा तो आर्टरी आपकी हार्ड ही होगी। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014, 2 नवंबर 2014, फिर 10 दिसंबर 2014। रिसेंट में आपके एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है आपके चंद्रयान के बाद जो भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप चल रही बुडापेस्ट में वो आपको आ सकती है, या फिर जो नई नई अपॉइंटमेंट हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यदि जीएनएम वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं राजस्थान का, तो आप वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, कौन कहाँ का मिनिस्टर है वो याद रख लें, वहाँ की फेमस प्लेस क्या है वो याद रखें, एग्ज़ाम में आपको आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की जो लॉन्च किया गया था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। अकॉर्डिंग टू दैट स्वच्छ भारत अभियान के जो हर साल क्लीन सिटी का अवार्ड जा रहा है अभी, हो गया है इस साल भी कहाँ पर, इंदौर में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी रेट कितनी रहेगी? 20 पर मिनट, 14, 30 या फिर 10 पर मिनट। तो नॉर्मली रहती है 16 से 20। तो यहाँ पर भी वही है कि रेस्पिरेटरी रेट प्रेगनेंसी में कितनी होगी? 20 पर मिनट तक। इन एडल्ट एज व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यदि एडल्ट एज की बात की जाए तो एडल्ट एज में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मेंटल हेल्थ, करियर काउंसलिंग, फिजिकल हेल्थ या फिर आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। तो जो एक एडल्ट एज है, पीरियड कहलाएगा आपका 19 साल के बाद का, और इस एज में क्या है जो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के अलावा इस एज में मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के केसेस होते हैं वो इसी एज में होते हैं, एडल्ट एज में। आपने बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो गए, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होंगी, डिप्रेशन के कारण ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेते हैं कि उन्हें सुसाइड भी कर जाते हैं। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, आपको ये चीज़ और याद रखना है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इसीलिए। तो एक एडल्ट एज में मतलब 19 साल के बाद है जो सबसे ज़्यादा क्या है ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मानसिक स्थिति। हर साल मई है जो फर्स्ट मई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पूरे मई के महीने को, जो मई है पूरा मई मंथ क्या किसके तौर पे आप मनाते हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर। क्या है? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के तौर पर। मेंटल हेल्थ डे की बात करें आप, तो मेंटल हेल्थ डे आप कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर को। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ मेंटल हेल्थ डे, तो हर साल आप मनाते हैं 10 अक्टूबर को। यदि अवेयरनेस मंथ की बात करें, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, तो पूरा 1 टू 31 मई तक 2024 में अब आएगा, 23 तो निकल गया, तो 2024 में आएगा, तो 1 टू 31 मई 2024 तक। और बात करें तो आप कब मनाते हैं? हर साल 10 अक्टूबर को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आप हर साल मनाते हैं कब? 10 अक्टूबर को। अभी 2024 की थीम डिसाइड नहीं हुई है, 2023 तक की थीम जो डिसाइड हुई थी वो क्या थी? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। क्या था? मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल राइट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर बेस्ट वे टू कलेक्ट ब्लड सैंपल इन न्यूनेट। तो न्यूनेट्स में ब्लड सैंपल यदि आप कलेक्ट करते हैं तो कहाँ से करेंगे? हील से, हैंड से, नेक के कि बैक से? कौन से एरिया से आप न्यूबॉर्न बेबी में सैंपल कलेक्ट करेंगे? तो जो एरिया होगा वो होगा हील्स। हमेशा आप हॉस्पिटल में जब भी बच्चे डिलीवर होते हैं तो उनकी ब्लड स्क्रीनिंग की जानी होती है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। सब चीज़ चेक करने के लिए क्या है जो कौन से एरिया से ब्लड सैंपल लिया जाता है, तो वो होता है हील। क्या है? हील। नेक्स्ट इज व्हेन वी कैन हियर द बेबीज FHS बाय द फीटोस्कोप। फीटल हार्ट साउंड, बेबी की जो हार्ट रेट है आप फीटोस्कोप से कब सुन सकते हैं? ऑप्शन में 24 वीक्स, 28 वीक्स, 20 वीक्स या 14 वीक्स। कब है जो आप फीटल हार्ट रेट फीटोस्कोप से सुन सकते हैं? तो होगा 20 वीक्स की एज। कितना? 20 वीक्स। जब बच्चे की एज कितनी हो जाए? 20 वीक का जो जेस्टेशनल पीरियड है तब हो जाए, तब आप फीटोस्कोप की हेल्प से
बच्चे की जो फीटल हार्ट साउंड है वो सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे स्पेशली बेबी बर्थ को लेके, चाइल्ड बर्थ को लेके बहुत सारे छोटे शॉर्ट पॉइंट हैं जो शॉर्ट्स में आपको, जो सेकंड शॉर्ट्स चैनल है वहाँ पे बताए जाते हैं कि आपकी यूट्रस का शेप कैसे बदलता है, क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सब चीज़ें सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर आपको बताई जाती हैं। प्लीज़ जाके आप लोग विजिट ज़रूर किया कीजिए। 1 मिनट में आपको 10 मिनट का कंटेंट है जो अपडेट कर दिया जाता है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। पूरा वो भी 3D एनिमेशन में रहता है, जिससे आपको समझना बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट है आपका कोलेरा कॉज्ड बाय विच वन। तो कोलेरा किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कोलेरा, मिक्सोवायरस या फिर स्ट्रेप्टोकोलाई। कोलेरा का जो पॉजिटिव एजेंट है वो होता है विब्रियो कोलेरा नाम का वायरस। क्या है? विब्रियो कोलेरा। कोलेरा का जो क्लासिकल साइन है वो क्या होता है? राइस वाटर स्टूल। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ पेल्विस इज मोर सुटेबल फॉर बेबी बर्थ। तो बेबी बर्थ के लिए कौन सी टाइप की पेल्विस है जो सुटेबल होती है? गायनेकॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटेप्लॉइड या फिर एंथ्रोपॉइड। तो कौन से टाइप की प्लेटलेट्स है जो पेल्विस है जो जरूरी होती है किसके लिए? नॉर्मल बेबी बर्थ के लिए। तो वो होती है क्या? गायनेकॉइड पेल्विस। कौन सी? गायनेकॉइड पेल्विस। जो नॉर्मल वेजाइनल बर्थ के लिए यदि आप पूछते हैं तो क्या होगी? गायनेकॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इज। तो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर क्या है हेपेटाइटिस बी के लिए? हेपेटाइटिस से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हेपेटाइटिस किससे होगा। तो हेपेटाइटिस बी का एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर क्या है? HBsAg, एंटी-HBs, एंटी-HBe या फिर HBAg। तो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर की यदि बात की जा रही है हेपेटाइटिस बी के लिए तो वो क्या है? HBsAg। ये क्वेश्चन स्पेशली हेपेटाइटिस से मैं यहाँ पे आपको टॉपिक भी वन बताते जा रही हूँ कि आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ना है। यदि आप ओनली NHM CHO एग्ज़ाम देते हैं तो आपको हेपेटाइटिस के जो टाइप हैं और उनके बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे फैलेगा, कैसे रोकेंगे, कितने % नीडल प्रिक से होगा, ये सब चीज़ें आपको आएंगी। यदि आप नॉर्सेट या फिर यूपीपीएससी में भी स्टेट लेवल के ही जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग जगह एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन नॉर्सेट में इसका लेवल चेंज हो जाएगा। नॉर्सेट में या तो आपको इमेज बेस्ड करके दिखाएंगे, नीडल प्रिक करते हुए दिखा सकते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू दिखा सकते हैं, या फिर जो हेपेटाइटिस फीकोरल रूट से हो रहे हैं उनके जो एज आ आपको विजुअली दिखाएंगे कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यदि हेपेटाइटिस बी का जो एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर पूछते हैं कि यदि लार्ज वे में आपको कम्युनिटी वे में हेपेटाइटिस बी के लिए यदि एक जैसे आपने कैंसर के जो मार्कर पढ़े हैं सेम एज वैसे ही हेपेटाइटिस बी का है, तो वो मार्कर क्या है? HBsAg। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया का जो ट्रांसमिशन है वो किससे होगा? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, मेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो या फिर एडीज मॉस्क्यूटो। मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो से। अब इसके लिए जो एक आपको बायोलॉजिकल मेथड पूछी जाती है एग्ज़ाम में, आपको आता है बायोलॉजिकल मेथड क्या है? मलेरिया के जो लार्वा हैं उनको मारने के लिए आपको मेडिकेशन पता है, एंटी मलेरियल मेडिकेशन। लेकिन यहाँ पर जो फिश है क्या है? जो फिश है वो कौन सी फिश है जो यूज़ की जाएगी मलेरिया के जो लार्वा हैं उनको, मच्छर हैं एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, उनको मारने के लिए? तो वो कौन सी होगी? गैम्बूजिया फिश। क्या है? गैम्बूजिया फिश, जो कि मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को स्टॉप करेगी, जो लार्वा है उनको खा जाएगी ताकि ब्रीडिंग ही स्टॉप हो जाए। तो फिश आपको बायोलॉजिकल मेथड पूछी जाती है तो क्या? गैम्बूजिया फिश। नेक्स्ट इज, और इसी गैम्बूजिया फिश को मॉस्क्यूटो फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय। प्लेग है जो किससे ट्रांसमिट होगा? ऑप्शन में है हार्ड टिक, सॉफ्ट टिक, रेड फ्ली या फिर लुइस से। प्लेग
प्लेग है जो किससे ट्रांसमिट होगा, तो प्लेग का जो ट्रांसमिशन होता है, प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है और इसका ट्रांसमिशन मोड है रेड फ्ली। जनरली इन्फेक्टेड फ्ली के बाइट करने के कारण होगा, लेकिन जो प्लेग में जो रेड फ्ली है ये अपना रोल कैसे प्ले करेंगी, फ्ली जो चूहे हैं उन पर रहेंगे और जो वही फ्ली आपको आके बाइट करेंगी। यदि चूहा इन्फेक्टेड है तो आपको फैलेगा। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा फैला था, इसीलिए इसको ब्लैक डेथ भी घोषित किया गया था। जैसे कोविड को WHO ने पेंडेमिक जो अनाउंस किया था, सेम एज प्लेग को भी ब्लैक डेथ और पेंडेमिक के तौर पे अनाउंस किया जा चुका है। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो क्या होगा, रेड फ्ली। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th to mark the anniversary of the environment on this day in 1972। ये क्वेश्चन NHM में आ चुका है, NHM का एक क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में कि जो हर साल आप जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, तो इस दिन किसकी एनिवर्सरी के तौर पर 1972 से मना रहे हैं आप। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के तहत या फिर रामसर कन्वेंशन के तहत। तो जो हर साल आप 5 जून को विश्व एनवायरनमेंट दिवस के तौर पे मनाते हैं, जो कि 1972 से मना रहे हैं, तो ये हुई थी उस दिन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। क्या है, जैसे आप आज के दिन 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था, उसके तौर पे आप क्या मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो ऐसे ही वर्ल्ड जो एनवायरनमेंट डे है उस दिन जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसी दिन से विश्व एनवायरनमेंट दिवस आप मना रहे हैं। कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इंटेक RDA, यह जो रिकमेंडेड डेली एनर्जी इंटेक एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन में कितना होना चाहिए। लेकिन लेडीज़ क्या कर रही है, हैवी वर्क है। क्वेश्चन ध्यान से देखें, द रिकमेंडेड डेली एनर्जी इंटेक ऑफ एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन विद द हैवी वर्क। यदि लेडी हैवी वर्क करती है तो डेली रिकमेंडेशन क्या होगा, 2100 किलो कैलोरी, 2500 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरी या 2900 किलो कैलोरीज। कितना डेली एनर्जी रिकमेंडेशन होगा यदि एक एडल्ट है, प्रेग्नेंट लेडी है, लेकिन वो साथ में हैवी वर्क वाली है। इट्स डिपेंड ऑन द वर्कलोड कि आप किस तरीके का काम करते हैं, बैठे बैठे खाने वाले हैं या फिर बहुत मेहनत करने वाले हैं। प्रेग्नेंट वूमेन यदि हैवी वर्क वाली है तो उसको डेली जो कैलोरी की ज़रूरत होगी वो कितनी होगी, 3200 किलो कैलोरी, 3200 किलो कैलोरीज। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल जो कैलोरी की ज़रूरत है वो ठीक है। प्रेगनेंसी में यदि बात करें आप कि कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा लेना है, 300 किलो कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा लेना है। कितना, 300 किलो कैलोरीज आपको एक्स्ट्रा लेना है। लेकिन यदि आप जो हैवी वर्क वाले हैं, क्या हैं, हैवी वर्क वाले हैं, तो यहाँ पे आपकी कैलोरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यदि आपको एग्ज़ाम में आता है कितना ग्राम प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, ये सब चीज़ें, तो यदि लैक्टेशन मदर में पूछें तो 550, कितना, 550 किलो कैलोरीज। यदि आपको यही चीज़ 300 किलो कैलोरीज आप एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन आपका जो नॉर्मल डेली कितना है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, 1875 में आप 300 ऐड कर दें। यदि आप हैवी वर्क वाले हैं तो आपको पहले से ही ज़्यादा लेना है, और आप प्रेग्नेंट हैं तो उसमें आपको 300 और ऐड कर देना है। नेक्स्ट वन, कहने का मतलब है कि आप यदि नॉर्मल प्रेगनेंसी में पूछें तो 300 किलो कैलोरी, क्लियर। यदि आप बिना प्रेगनेंसी के ही पहले से ही हैवी वर्क करते हैं तो आपकी कैलोरी तो ज़्यादा होगी ही एज़ कम्पेयर टू जो बैठे बैठे खाने वाले हैं उनसे। अब यहाँ पर यदि इनकेस आप उसी टाइम प्रेग्नेंट हो जाते हैं या फिर आपका जो क्लाइंट है तो उसको आप कितना कैलोरी बताएंगे कि 300 आपको एक्स्ट्रा लेनी है जितनी कैलोरीज लेते हैं उससे, तो यहाँ पर भी वो इंक्लूड होकर आपका कितना हो जाएगा, ज़्यादा ही आएगा। नेक्स्ट वन, बिसाइड्स 3 Ds डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी, 4th D इंडिकेट। तो नियासिन की कमी से होता क्या है, पेलाग्रा। अब पेलाग्रा के यहाँ पर 3D सिम्टम बताए हैं और चौथे नंबर का D क्या है वो पूछा है। 3 D कौन से यहाँ पर 3 Ds, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। 4th नंबर का D कौन सा होगा, डिसेबिलिटी होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डेबिलिटेशन होगा या फिर डेथ होगा। 4th नंबर का D कौन सा होगा, जब 3 Ds डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, 4th नंबर का होगा डेथ। तो यहाँ पर
नियासिन की कमी से होता क्या है? पेलाग्रा। और पेलाग्रा के 4D सिम्टम्स होते हैं, डायरिया, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड लास्ट वन इज द डेथ। अब यहाँ पर पेलाग्रा और पेलाग्रा जो डिसीज़ होती है, तो इसके आपको या तो चारों सिम्टम दिए जाएंगे कि 4th डी डिसीज़ कौन सी है, या फिर आपको पूछ सकते हैं कि चौथे नंबर का डी कौन सा है, या फिर किसकी कमी से हो रहा है। तो एक विटामिन की डेफिशिएंसी है कि नियासिन की कमी से हो रही है। नेक्स्ट इज बर्निंग सोल सिंड्रोम इज सीन इन विच डेफिशिएंसी। बर्निंग सोल सिंड्रोम मतलब आपके तलवों में जो जलन होती है, पैर के जो सोल्स हैं यहाँ पे जलन होती है आपको, तो किस विटामिन की कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, पायरिडॉक्सिन, पेंटोथेनिक एसिड या फिर विटामिन B12। तो बर्निंग सोल सिंड्रोम की यदि बात की जा रही है तो ये किसकी कमी से होता है? तो होता है पेंटोथेनिक एसिड की कमी से। विटामिन B5 किससे? विटामिन बी कैटेगरी का जो वाटर सॉल्युबल विटामिन B5 है, पेंटोथेनिक एसिड, इसकी कमी से आपके जो तलवे हैं, सोल्स हैं, वहाँ पे जलन होना, उसको टर्म यूज़ किया गया है बर्निंग सोल सिंड्रोम। और ये होगा किसकी कमी से होता है? पेंटोथेनिक एसिड की कमी के कारण। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट वन, एक और क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है विटामिन B12 का। तो विटामिन B12 है जो वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता है ओनली। या फिर एक क्वेश्चन बनता है कि जो वेजिटेरियन लोग हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? तो होता है विटामिन B12। कौन सा? विटामिन B12। आपको बहुत सारे विटामिन में से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक बार क्लियर करके जाना है। तो आपके फीट जो बर्निंग सोल सिंड्रोम है, आपके फीट में आपको हॉटनेस टाइप से लगेगी, दर्द भी होगा यदि आप थोड़ी भी वॉक करके आ जाएं। तो इन सब चीज़ों में इस तो क्या है? आपको किसकी कमी है? विटामिन B5 की। नेक्स्ट वन इज पेप्लिडेमा इज कॉज्ड बाय। तो पेप्लिडेमा है जो किसके कारण होगा? विटामिन A इंटॉक्सिकेशन, विटामिन D इंटॉक्सिकेशन, विटामिन E इंटॉक्सिकेशन या फिर विटामिन B इंटॉक्सिकेशन। किसके कारण आपको पेप्लिडेमा होने के चांसेस हैं? पेप्लिडेमा होगा विटामिन A इंटॉक्सिकेशन के कारण, जिसमें आपकी जो एक तो विटामिन A जरूरी किसके लिए? आपकी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पेप्लिडेमा में क्या होगा कि आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक नर्व के यहाँ पर आपको आँखों में क्या होगा? स्वेलिंग होगी। कैसे होगी? स्वेलिंग टाइप से होगी। और इसके जो सिम्टम्स हैं आपको जनरली मैंने जैसा बताया कि विटामिन A आपको ज़रूरी है आँखों के लिए। और पेप्लिडेमा में होगा क्या कि जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वहाँ पर बैक साइड में आँखों में क्या होगी? स्वेलिंग देखने को मिलेगी। और ये तब होगी जब आपकी आँखों पे या तो प्रेशर पड़ रहा हो बहुत ज़्यादा, या फिर ऑप्टिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो। होगा सब किसके कारण? प्रेशर के कारण ही। तो यहाँ पर विटामिन A ज़्यादा हो जाए, इंटॉक्सिसिटी हो जाए, तब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आंसर आपका क्या होगा? विटामिन A इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट इज फ्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग H2O नॉर्मली सेफ इज। फ्लोराइड कंटेंट है जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग H2O का मतलब पीने का पानी है, जो कितना सेफ है? ज़रूरी है, लेकिन कितने हद तक? 0.5 to 0.8 mg पर लीटर, 0.8 to 1 mg पर लीटर, 0.2 to 0.8 mg पर लीटर या फिर 0.2 to 0.5 mg पर लीटर तक। तो जो पीने का पानी है, ड्रिंकिंग वाटर है, इसमें फ्लोराइड कितना सेफ है? फ्लोराइड कंटेंट कितने सेफ हैं? जब ये 0.5 से 0.8 mg पर लीटर तक रहेंगे तभी। इससे ज़्यादा जाते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके दांतों पे बहुत ज़्यादा पीलापन हो जाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगी। फ्लोराइड कंटेंट कितना होना चाहिए पीने के पानी में? 0.5 से 0.8 mg पर लीटर तक। नेक्स्ट वन, पास्चुराइजेशन बाय होल्डर मेथड इज हीटिंग मिल्क एट। तो पास्चुराइजेशन की मेथड में जो मिल्क है कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 45 मिनट, 65 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 100 सेल्सियस फॉर ISB मिनट 1 मिनट तक, या फिर 136 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट तक। पास्चुराइजेशन बाय होल्डर मेथड में दूध गर्म किया जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस तक 30 मिनट के लिए। कितना? 30 मिनट तक के लिए 65 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट वन इज
लेथरिज्म इज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ, पे तो आता है क्वेश्चन भाई, CHO में तो बहुत आया है अलग अलग जगह। लेथरिज्म किसको खाने के कारण होगा? रेड ग्राम दाल, मतलब जो मसूर की दाल होती है वो है यहाँ पर रेड ग्राम दाल का मतलब। कंटेमिनेटेड ग्राउंड नट्स, मतलब कि मूंगफली आपकी। बंगाल ग्राम दाल मतलब उड़द की दाल हो गई, या फिर खेसरी दाल। किसको खाने से लेथरिज्म होगा? तो होता है खेसरी दाल को खाने से। किससे? खेसरी दाल को खाने से लेथरिज्म होने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? खेसरी दाल। या तो खेसरी दाल एक्सेस खाए आप तब आपको पूछ सकते हैं, या फिर लेथरिज्म किसके खाने से होगा? तो होगा खेसरी दाल के। पेलाग्रा क्या है? ड्यू टू पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी, अकर्स विद डाइट चीफली ऑन मेजे, नाइट ब्लाइंडनेस इन अ प्रेजेंटिंग फीचर्स, या फिर कॉज हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। पेलाग्रा क्या है? किसके कारण या फिर हो सकता है? तो पेलाग्रा होता है नियासिन की कमी के कारण। नियासिन की कमी के कारण 4D सिम्टम है, हमने आगे पढ़ा है इसको, सॉरी इसको पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो पेलाग्रा में होगा क्या कि आप जब मेजे, एग्जाम में एक और क्वेश्चन है, जैसे लेथरिज्म है आपको कि खेसरी दाल खाने से होता है, वैसे यदि आपकी डाइट में मेजे ज़्यादा है तो आपको पेलाग्रा होने के चांसेस रहेंगे। क्या होगा आपका आंसर? अकर्स विद डाइट चीफली ऑन मेजे, जो मेजे वाली डाइट है यदि आप वो ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण भी आपको पेलाग्रा और नियासिन की कमी के कारण डिसीज़ हो सकती है। तो नियासिन डेफिशिएंसी और विटामिन B3, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? अकर्स विथ डाइट चीफली ऑन मेजे। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पानी की हार्डनेस है जो किसके कारण होगी? कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स, या फिर कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट्स के कारण। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का रीज़न क्या है? पानी की जो हार्डनेस है, कहते हैं पानी बहुत हार्ड है, यहाँ का आपकी बकेट्स में वाइट कलर की लेयर चढ़ जाए, कोई बर्तन में उसमें वाइट कलर की लेयर हो जाए साफ़ करने के बाद भी, तो होता है कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के एक्सेस होने के कारण, कि आपका जो पानी है उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसके कारण यहाँ पर क्या होगा? पानी हार्ड होगा। बॉइलिंग के थ्रू इसको आप ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर? पानी में कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है आप कैसे पता करेंगे? क्लोरोमीटर से, हॉरोक्स एपरेटस, वर्क फिल्टर, या फिर डबल पॉट मेथड से? कौन सी मेथड से क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो होगा हॉरोक्स एपरेटस। एग्जाम में नॉरसेट में आपको इमेज बनी मिल सकती है हॉरोक्स एपरेटस की, तो वो क्या है? हॉरोक्स एपरेटस, जिसके कारण आप पानी में कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है, कितनी डिमांड है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन, तो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है? नाइट्रेट्स इन वाटर, नाइट्राइट्स इन वाटर, फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर, या फिर अमोनिया कंटेंट इन वाटर। तो हॉरोक्स एपरेटस, ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट सब एग्जाम में आपको आए हुए हैं और इस बार भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट है ये किसके लिए किया जाएगा? फ्री और कंबाइंड क्लोरीन का पता करने के लिए, कि पानी में कितना फ्री और कंबाइंड क्लोरीन है उसके लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? यदि ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट पूछे या फिर फ्री और कंबाइंड क्लोरीन के लिए जो टेस्ट किया जाएगा तो क्या होगा? होगा ऑर्थोट्यूलिडिन टेस्ट। नेक्स्ट वन, स्कैबीज एन इन्फेक्शन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय सार्कोप्टीज। स्कैबीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्कैबीज जो बोरोज माइट रहेंगे, बोरोज माइट आपको एग्जाम में आते हैं, तो इसका जो कॉज है वो क्या है? सार्कोप्टीज स्कैबीज ईच माइट इन्फेक्शन है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो वाटर वॉश्ड डिसीज़। क्या है? वाटर वॉश्ड डिसीज़। वाटर वॉश्ड डिसीज़ का मतलब ऐसी बीमारी जो आपको पानी के थ्रू भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर स्कैबीज स्किन इन्फेक्शन है, सार्कोप्टीज स्कैबी के थ्रू होगा, और एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया वाटर वॉश्ड डिसीज़। एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपको, इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल क्लोरीन इज। तो फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होता है उसमें क्लोरीन कितना होगा? 20%, 30%, 33% या फिर 40%। ब्लीचिंग पाउडर जो पानी की बड़ी बड़ी टंकीज होती हैं उनमें एक एक बोरी भर के डाल दिया जाता है, 20-20 किलो तक है जो डाल दिया जाता है।
तो अब उसमें ब्लीचिंग पाउडर, फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में कितनी क्लोरीन होगी, 20%, 30%, 33% या फिर 40%? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। एंड जो भी लोग NHM के पेपर्स परचेस करना चाहते हैं वो पेपर्स आपको डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके भी मिल जाएंगे, और जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ जाके भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे। और कुछ मे बी 3 और 4 डेज तक क्लासेस नहीं रही हैं, तो कुछ पर्सनल इशूज़ थे, इसके कारण आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, बट अब आपकी क्लासेस डेली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।